हेलो स्टूडेंट। तो हम देखने जा रहे हैं वेव मोशन। अब वेव मोशन के अंदर मैंने एनसीईआरटी की आपकी तीन चीज रखी है। दो कंसेप्चुअल ओरिएंटेशन है जो अभी आपको देखने को मिलेंगे, इनसे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आने पर जनरली स्टूडेंट छोड़ देते हैं। और एक मैंने बीट्स का न्यूमेरिकल रखा है आपका एनसीईआरटी का। बाकी इसके अंदर कुछ नए सवाल हैं, ठीक है ना, जो डॉपलर इफेक्ट के अंदर आपको नया सवाल देखने को मिलेगा, मजेदार सेक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक थ्योरी से, थ्योरी के बाद कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम, और फिर आप एज यूजुअल पूरे मन से मास्टरशीट प्रैक्टिस कर लोगे, टेस्ट के प्रॉब्लम दे लोगे, वेव वाला टॉपिक आपका पूरा परफेक्ट। चलते हैं हम लोग। वेव से जनरली एक या दो सवाल हमारे एग्जाम के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप इसको देख रहे हो, ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव वेव यानी ऐसी वेव जो अपने साथ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है, ठीक है ना। अब इसमें इक्वेशन वही एसएचएम जैसी है, बस खाली ये वाला पार्ट और एड ऑन हो गया। इस पार्ट को हम बोलते हैं कि ये पार्ट यहां पर प्रोग्रेसिव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख लो, ये पार्ट प्रोपगेटिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि वेव एनर्जी को एक्स एक्सिस पर लेकर के जा रही है। और पार्टिकल जो है या जो पार्टिकल है या जो भी आप ये बोलो मीडियम है, वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है। तो ऐसे टाइप की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होता है, जिस तरफ वेव का प्रोपगेशन होता है पार्टिकल ऑफ द मीडियम, उसी एक्सिस पर ऑसिलेट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब ये है कि हम यहां पर वेव को अगर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पार्टिकल के ऑसिलेशन को हम कुछ नाम दे देंगे, चेंज कर देंगे, एक्स डैश रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन दोनों की सेम ही रहेगी, बस खाली ट्रांसवर्स में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना। वेव के प्रोपगेशन के पार्टिकल परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करेंगे, ये होता है ट्रांसवर्स वेव मोशन। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये ऑसिलेटिंग नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोपगेटिंग नेचर, ये हमारा एज यूजुअल जैसा मैंने बताया था एसएचएम में भी, ये हमें इनिशियल फेज के बारे में जानकारी दे रहा है। अच्छा, अब अगर यहां माइनस साइन लगा है तो ये इंडिकेट कर रहा है वेव राइट साइड की तरफ प्रोपगेट कर रही है, और अगर प्लस साइन लगा है तो ये इंडिकेट कर रहा है वेव लेफ्ट साइड की तरफ प्रोपगेट कर रही है। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको माइनस और प्लस में। इस पूरे के पूरे एंगल को हम फेज एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर दो रिलेशन आते हैं, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, और फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। फेज और पाथ डिफरेंस का रिलेशन हम लोग इंटरफेरेंस में भी देख चुके हैं, जो वाईडीएसई में आपने पढ़ा है। तो वो रिलेशन हो गया डेल्टा फाई बराबर के डेल्टा एक्स, एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। और फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का रिलेशन हमारा ओमेगा डेल्टा टी है, ठीक है ना। ओमेगा हो गया 2 पाई/टी। इस पे भी जो प्रॉब्लम था मैंने आपको एसएचएम में कराया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारी बेसिक के अंदर कवर होती हैं। इंटरफेरेंस यहां पर भी है, उस पे भी प्रॉब्लम है, और वो सुपरपोजिशन का मैंने रखा है। तो चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी वाला पार्ट देखते हैं। अब देखो, एनसीईआरटी वाले पार्ट में आप ये देख लेना, ये लास्ट में पॉइंट्स टू पॉन्डर करके लिखा हुआ, उसके अंदर ये पॉइंट्स से रखे, मैं एक एक करके पॉइंट पढ़ देता हूं और काम की चीज बताता हूं। तो देखो, ये कह रहे हैं इन अ वेव एनर्जी एंड नॉट द मैटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि वेव के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता। तो ये तो हम अच्छे से जानते हैं। खास बात इसकी जो है वो ये तीसरा वाला पॉइंट, ये जो फोर्थ नंबर पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अभी आते हैं इस पे। ये कह रहे हैं इन मैकेनिकल वेव एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द कपलिंग थ्रू द इलास्टिक फोर्स बिटवीन द नेबरिंग ऑसिलेटिंग पार्ट्स ऑफ द मीडियम। तो कह रहे हैं मैकेनिकल वेव में एनर्जी का ट्रांसफर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में होता है, और इन पार्टिकल्स के बीच में इलास्टिक फोर्स एक्ट करती है। तो इलास्टिक कपलिंग की वजह से, यानी इलास्टिक नेचर की वजह से, एनर्जी का प्रोपगेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक हो जाता है। अगर ये इलास्टिक नेचर नहीं हो तो मैकेनिकल वेव प्रोपगेट नहीं कर पाएगी। तो कोई अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है मैकेनिकल वेव कब प्रोपगेट करेगी, कब नहीं प्रोपगेट करेगी, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से मैकेनिकल वेव प्रोपगेट करेगी। अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है तो मैकेनिकल वेव प्रोपगेट नहीं करेगी। ये हो गया इसका कंसेप्चुअल एस्पेक्ट जो एनसीईआरटी से हमने उठाया। आगे बढ़ो। ट्रांसवर्स वेव, अब ये दो चीजें चल रही हैं, दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी मजेदार है, इसे हम साउंड वेव में भी अभी आगे देखेंगे। तो ये कह रहा है ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपगेट ओनली इन मीडियम विद शियर मॉडुलस। तो अब जैसे उसने ऑप्शन दिया कि इन पर्टिकुलर कौन से मॉडुलस के ऊपर ट्रांसवर्स वेव का प्रोपगेशन डिपेंड करता है, तो तीन तरीके के मॉडुलस होते हैं। इलास्टिसिटी में हम देखेंगे शियर मॉडुलस, इसी तरीके से हमारा बल्क मॉडुलस, और इसी तरीके से यंग मॉडुलस। तो ट्रांसवर्स वेव के लिए हमें चाहिए शेयर मॉडुलस। शेयर मतलब कि जो लेयर्स होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करनी चाहिए, थोड़ी सी टिल्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जरूरी होता है ट्रांसवर्स वेव के लिए।
इस टाइप के प्रॉब्लम को हम एग्जाम में बोलते हैं फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट वहां पर कहेगा यार यंग मॉडुलस भी सुना था, बल्क मॉडुलस भी सुना था, शेयर भी सुना था, ये नहीं सुना था कि ट्रांसवर्स वेव के लिए शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होना जरूरी है। तो ये बात, ये फैक्ट आपको 4 नंबर दिला भी सकता है और नहीं पता होने पर -1 भी ला सकता है या 0 भी ला सकता है। तो ध्यान रखना फैक्ट, ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपगेट ओनली इन मीडियम विद shear modulus of elasticity। आगे सुनना, longitudinal wave need bulk modulus of elasticity। longitudinal wave के लिए हमें चाहिए bulk modulus, transverse wave के लिए हमें चाहिए shear modulus। आगे, and are therefore possible in all media solid liquid and gases। इसलिए longitudinal wave हर चीज के अंदर पॉसिबल होती है, सॉलिड के अंदर भी, लिक्विड के अंदर भी और गैसेस के अंदर भी, ठीक है ना। गैसेस के अंदर ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल नहीं होती क्योंकि उनका शेयर मॉडुलस नहीं होता। तो ये पॉइंट्स छोटे छोटे हैं जो कंसेप्चुअल सवाल को जनरेट करते हैं, ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, था पहला टिप आपका एनसीईआरटी का। नेक्स्ट अब आप देख रहे हो जनरली इस टाइप पर वेव इक्वेशन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम होता है। मैं वही वेव इक्वेशन ए साइन के ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट लिख करके सवाल कराऊं तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने कहा चलो चेंज करते हैं पैटर्न। ये दो आपको ग्राफ दिख रहे हैं, ये y वर्सेस t ग्राफ है। तो इसने किया क्या, जैसे एक वेव की इक्वेशन हम ले लेते हैं, लेट अस से दैट वेव की इक्वेशन हमारे पास है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ठीक है ना। इसने क्या किया, इसने kx को फिक्स कर दिया, जैसे x की वैल्यू 2 डाल दी तो kx वाला टर्म फिक्स्ड हो गया। इस टाइम पर इक्वेशन इसने जनरेट कर ली a साइन ओमेगा टी, ये 30 तो फिक्स हो गई, प्लस फाई नॉट, यानी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टाइम के साथ साथ ऑसिलेट करेगा। तो y एज अ फंक्शन ऑफ t इसने ये इक्वेशन प्लॉट करी। कुल मिलाकर के बात ये, इतनी सुनने से इतनी चीजें आपने सुनी, इसमें काम का क्या है, मुद्दा वो है, बताता हूं 2 मिनट रुको। सिमिलरली इसमें इसने टाइम की वैल्यू फिक्स कर दी और एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इसने इक्वेशन बना ली। तो हमारे पास दो ग्राफ हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ t एंड y एज अ फंक्शन ऑफ x। y एज अ फंक्शन ऑफ t x की फिक्स वैल्यू के लिए, y एज अ फंक्शन ऑफ x t की फिक्स वैल्यू। तो बात काम की क्या है, तो y एज अ फंक्शन ऑफ t में, ठीक है ना, हम ओमेगा निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो सुनो, यहां से लेकर के यहां तक, इधर से चल करके इधर तक एक टाइम पीरियड पूरा हुआ, ठीक है ना। तो ये हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की जानकारी दे देगा। टाइम पीरियड मिलेगा तो ओमेगा मिल जाएगा, कुछ नहीं रखा। तो वाई टी ग्राफ से हम टाइम पीरियड निकालेंगे, ये काम की बात है, बाकी सब बकवास है। और वाई एक्स ग्राफ से हम के यानी लैम्डा वाली चीज निकालेंगे। तो वाई एक्स ग्राफ से हमें लैम्डा पता चलेगा। तो एक ऑसिलेशन पूरा कहां पर हुआ, एक ऑसिलेशन पूरा यहां पर हुआ, पर हमें ना ये पता ना ये पता, तो छोड़ो इसको, यहां से शुरू करो। यहां से अगर हम लेकर के चलें तो इधर एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, तो दिस इज लैम्डा। तो वाई एक्स ग्राफ से हमें लैम्डा मिलेगा, वाई टी ग्राफ से हमें टाइम पीरियड मिलेगा, बाकी हम खुद कर लेंगे। अच्छा एक और चीज, y की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये चीज, ये y की मैक्सिमम वैल्यू और कुछ नहीं, ये हमें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन की जानकारी दे देगी। तो 3 बातें हमें इन इक्वेशन से पता चल रही हैं, एम्पलीट्यूड जो कि है 3 mm, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो कि है 4 - 0 यानी 4 यूनिट इसका सेकंड, लैम्डा यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ की वैल्यू 7 - 1 यानी 6 मीटर। क्या क्या पूछा गया है, वेवलेंथ पूछी गई, फ्रीक्वेंसी पूछी गई और स्पीड। तो वेवलेंथ तो ऐसे ही खत्म, ठीक है ना। तो ए पार्ट में वेवलेंथ पूछी गई, वेवलेंथ हमें पता चल गई डायरेक्ट 6 मीटर। फ्रीक्वेंसी पूछी गई, 1 बाय टाइम पीरियड कर देंगे यानी 1/4 हर्ट्ज, इसको लिख लेते हैं। इसी तरीके से तीसरी चीज हमसे पूछी गई वेव स्पीड। वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई टी या ओमेगा बाई के, आप कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर। अब क्योंकि लैम्डा और टी अवेलेबल है तो मैंने लैम्डा बाई टी लिखा। तो ये रिजल्ट हमें जनरेट करके दे देगा 6/4 यानी 3/2 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी, पार्टिकल की, ठीक है ना। तो पार्टिकल जो है वही ऑसिलेट कर रहा है। तो जैसे एसएचएम में कंडीशंस थी वैसे ही यहां पर है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो हम पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन बिल्कुल एसएचएम वाली कॉपी मार लेंगे, y v इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस, अब आ जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल y एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहा है। अब अगर y की कोई वैल्यू दे रखी होती, इसने कहता है कि y इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर पे वेलोसिटी बता दो, तो हम यहाँ y की जगह 1 मिलीमीटर डाल देते, और कुछ खास नहीं होता इसके अंदर। तो किसी भी पोजीशन पर आप इससे वेलोसिटी निकाल सकते हो। वो कह रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी फिक्स्ड है a ओमेगा, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, a ऑलरेडी हमारे पास है 3 मिलीमीटर, ओमेगा की जगह हमारे पास आ गया 2 पाई बाय टी, टी की जगह 4, तो ये मिलीमीटर पर सेकंड में आ गया।
इसी तरह एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का, ये पार्टिकल की बात चल रही है, इक्वेशन हो गई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है ना, बिल्कुल वही एसएचएम वाला कॉपी किया मैंने यहाँ पे। मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो गया, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इंटू एम्पलीट्यूड हो गया 3 मिलीमीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये नए तरीके से वेव इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गया होगा, कुछ डिफरेंट आपको मिला, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आप जो देख रहे हो ये है स्टैंडर्ड बरसों से चला आ रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। तो यहां दो तरीके की स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है ना, यानी आइडियल स्ट्रिंग लेते हुए चल रहे हैं, तो वेव स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट टी बाय म्यू होता है, जहां टी हो जाती है टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू हो जाता है लीनियर मास डेंसिटी। इस पे जो सवाल आते हैं वो हमारे लॉज ऑफ मोशन वाले ही आते हैं कि रस्सी से डब्बा बांध दिया, उसमें टेंशन निकालो और म्यू नीचे डाल करके आप उसके अंदर वेव स्पीड निकाल दो। इतना छोटा सा सस्ता सुंदर टिकाऊ टाइप का प्रॉब्लम रहता है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, आपको मैंने केटीएस लेक्चर नोट्स में करा रखे हैं, आप आराम से देख सकते हो। यहां पर आते हैं थिक रोप। थिक रोप हमेशा इंटरेस्टिंग रहा है, थिक रोप हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहता है एग्जाम में पूछे जाने पर। तो अगर हम थिक रोप में टेंशन स्पीड निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला तो वही है टी बाय म्यू। अब किसी भी जगह की टेंशन जो हो जाएगी वो हैंगिंग जो भी नीचे वेट है उसके बराबर हो जाएगी। तो टी की वैल्यू अगर हम यहां पर लिखेंगे तो इतने पोर्शन के वेट के बराबर हो जाएगी, इतने पोर्शन का वेट हो गया एम डैश जी। एम डैश की वैल्यू अब आप इतना तो जानते ही हो, सीख चुके हो एनएलएम। तो एम डैश की जो वैल्यू हो जाएगी इतने पोर्शन के मास की वैल्यू टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ। तो फाइनली करने कराने के बाद ये स्पीड आ जाती है रूट एक्स जी, यानी ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाता है स्पीड बढ़ती चली जाती है। अब सवाल क्या बनता है, यहां बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा और यहां से यहां तक पहुंचने में वेव को टाइम कितना लगेगा। स्टैंडर्ड है, कई बार मैंने कराया है। एक्सेलरेशन निकालना है, काइनेमेटिक्स पढ़ी हुई है आपने, आपको सर सब लिंक होता चला जा रहा है। तो अगर v एज अ फंक्शन ऑफ x है, स्क्वायर मारेंगे सबसे पहले और 2v dv बाई dx लगा करके एक्सेलरेशन लिखेंगे जो कि आ जाएगा g/2। तो वेव की स्पीड तो वेरिएबल है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सारी चीजें ध्यान से सुनते रहना ताकि ताकि दिमाग में एक एक बात सेट हो जाए, नई चीजें भी पता चलती जाएंगी। तो एक्सेलरेशन g/2 होता है, ठीक है ना। तो वेव स्पीड वेरिएबल है बट फिर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके वेव के यहां से यहां जाने का टाइम निकालेंगे, तो वो हमारा वही अंडर रूट ऑफ जो भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारे पास s बराबर अंडर रूट 2l बाय a आ जाएगा। l की जगह तो l ही डाल दिया, a की जगह हमने g/2 डाला, तो ये हमारे पास टाइम आ गया। इसमें जो पेटेंटेड प्रॉब्लम था जो आपके में आया हुआ था उसमें इधर ब्लॉक सस्पेंडेड था m डैश का, तो मैंने वैसा ही सैंपल प्रॉब्लम आपके लिए रखा है ताकि वो छूटे नहीं। तो सुनो, ये रहा वो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये हमेशा इस तरीके का प्रॉब्लम टेस्ट में आपने जरूर देखा होगा कि हमें यहां की वेवलेंथ दे रखी है, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, हमें यहां की वेवलेंथ दे रखी है और हमसे यहां की वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फिक्स्ड प्रॉब्लम है, इसकी फिक्सिंग हो रखी है, आता है तो यही आता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, क्योंकि आपके में एग्जाम में आ चुका है जनरलाइज वे में। तो सुनो, हमें क्या करना है, इधर की वेवलेंथ दे रखी है, इधर की वेवलेंथ निकालनी है। तरीका क्या रहेगा, देखो वेव की यहां से वहां जाने पर वेवलेंथ तो चेंज हो रही है बट जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज रहेगी, वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब हमने इसे इंपल्स देकर के छोड़ दिया तो सोर्स तो हम है, ये तो ना बार बार इंपल्स दे रहे हैं, तो यहां पर जो वेवलेंथ रहेगी वो तो चेंज होगी बट जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड रहेगी। तो हम क्या करने वाले हैं, शॉर्टकट जनरेट करेंगे। तो हमें पता है v इक्वल्स टू होता है एफ लैम्डा, यानी वेव स्पीड जो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया v बाय लैम्डा। अभी अभी हमने देखा v अंडर रूट टी बाय म्यू होता है, चाहे पतली रस्सी हो चाहे मोटी रस्सी हो। तो यानी दिस इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी बाय लैम्डा। सही है, गेम के अंदर गेम बनता जा रहा है। अब किसी भी जगह की टेंशन जो होती है, जो भी उसके वेट सस्पेंडेड होता है उसके बराबर होती है, अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो बात ध्यान रखनी है। तो अंडर रूट ऑफ एम जी डिवाइडेड बाय लैम्डा, जी वैसे ही कांस्टेंट है भगा दो, तो रूट एम बाय लैम्डा। सही है, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू रूट एम, एम है हैंगिंग पोर्शन का वेट जहां की वेवलेंथ आप लैम्डा मान रहे हो। सही है, तो यहां से हमें पता चला क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो रूट एम बाय लैम्डा इज कांस्टेंट। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे रूट एम बाय लैम्डा इधर उधर का बराबर लपेट देंगे। तो रूट एम वन बाय एम टू, ये मैंने आपके लिए जनरेट किया, रूट एम वन बाय एम टू इक्वल्स टू लैम्डा वन बाय लैम्डा टू, ठीक है ना। अब यहां से हम लैम्डा टू की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। m1 कितना है, m1 यानी यहां का हैंगिंग वेट 5 kg के बराबर है, 5 डाल दो यहां पे।
तो √5। अब m2 कितना है, यानी यहां से नीचे का हैंगिंग वेट तो वो हो गया 15 + 5 यानी 20। लैम्डा 1 कितना है 0.08 और लैम्डा 2 की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। ये मेरे पास आ गया 1/4, 4 का रूट हो गया 2, यानी इधर मल्टीप्लाई होकर के 0.16 मीटर इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो राइट आंसर आ गया मेरा सी वाला, है ना। मजेदार, आराम से आ गया होगा बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो स्पीड ऑफ साउंड। यहां पर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है बट कंसेप्चुअल पूछा जाता है। जो एनसीईआरटी का पार्ट है वो ये रखा हुआ है, अभी हम आते हैं थोड़ी देर के अंदर। तो सुनो, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, इसका फॉर्मूला होता है √y/रो। ठीक, सॉलिड के अंदर ट्रांसवर्स भी चलती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी चलती है, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड होता है √y/रो। y हो गया यंग्स मॉडुलस, रो हो गया जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी। लिक्विड के अंदर अगर गैस, लिक्विड और गैस के अंदर देखें तो √b/रो। अब ध्यान रखना है सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड और गैस की डेंसिटी कम होती है। आपको हाँ पता है, बता क्यों रहे हो, ठीक है ना, कंसेप्चुअल है। सुनो, तो फिर भी अब चलो आते हैं, जरा ऑर्डर चेक करो। क्या बोला था मैंने, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस, करेक्ट है। बट अगर और डेंसिटी ज्यादा होती है तो इनवर्सली रूट डेंसिटी क्या आ रहा है, डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड कम होनी चाहिए, है ना। बट फिर भी सॉलिड के अंदर स्पीड बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस। आपको हाँ, अब काम की बात पे आए तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, उसमें साउंड कम होना चाहिए था, बट यहां पर उल्टा प्रोसीजर देखने को मिल रहा है। सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है एज कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस। ऐसा क्यों है, ठीक है ना, यही कंसेप्चुअल बनता है। तो आते हैं इस पे। कह रहे लिक्विड एंड गैस जनरली हैव द हायर स्पीड ऑफ साउंड देन गैसेस। लिक्विड एंड सॉलिड, सॉरी, तो लिक्विड एंड सॉलिड जनरली हैव हायर स्पीड ऑफ साउंड देन गैसेस, इररिस्पेक्टिव की उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। गैसेस की डेंसिटी से इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, बट फिर भी इनमें स्पीड ऑफ साउंड क्यों ज्यादा है, इसका एक्सप्लेनेशन। तो नोट फॉर सॉलिड द स्पीड बीइंग रेफर्ड टू एज द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड। तो ये कह रहा है भाई हम ट्रांसवर्स वाली √T/μ की बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बातें कर रहे हैं। तो ये कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल, ये भी पॉइंट समझने वाला है, ट्रांसवर्स की नहीं बात चल रही, बात चल रही है लॉन्गिट्यूडनल की, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड है लिक्विड और गैस, लिक्विड और बार बार गैस आ रहा है, लिक्विड और सॉलिड में ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू गैसेस। आगे, दिस हैपेंस बिकॉज, यहां से एक्सप्लेनेशन शुरू होता है, दे आर मच मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस देन गैसेस। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है सॉलिड और लिक्विड की वो बहुत कम होती है। आपको इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो सुनो क्या होगा। हम जानते हैं बल्क मॉडुलस होता है ΔP/ΔV/V, ठीक है ना, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी जितनी कम होगी उसका ΔV/V भी उतना ही कम होगा। तो ΔV/V जितना कम होगा तो लेस कंप्रेसिबिलिटी या लेस कंप्रेसिबल इंप्लाइज मोर बी, ठीक है ना, या मैक्सिमम बल्क मॉडुलस। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है सॉलिड और लिक्विड ये लेस कंप्रेसिबल है, ठीक है ना, यानी इनका बल्क मॉडुलस गैस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। सॉलिड का तो बहुत ही ज्यादा है, लिक्विड का उसके बाद, फिर लास्ट में आता है गैसेस का। तो are much more difficult to compress than gases, so have much higher value of bulk modulus। आ गया ना, देखो उसी पे। तो कहते हैं इनका बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है। अब बल्क लॉन्गिट्यूडनल चल रही है तो बल्क मॉडुलस ही आएगा ना, यंग मॉडुलस की बात ही नहीं चलेगी। तो √B/रो में बी जो होता है सॉलिड और लिक्विड का वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, एज कंपैरिजन टू गैसेस। पर एक और भी तो कहानी है, रो जो है वो सॉलिड का ज्यादा होता है, तो बी जो होता है वो भी ज्यादा हो गया, रो भी हो गया, वो भी ज्यादा हो गया, तो रेशियो तो कम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यानी एक चीज इनवर्स में चल रही है, एक चीज डायरेक्ट में चल रही है, तो बात कैसे हजम हुई, बात कैसे रिलेट हुई, ठीक है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला मैं यहां लिखूं √B/रो। ये कह रहा है भाई बी तो ज्यादा होता है सॉलिड का, है ना, रो भी तो ज्यादा ही होता है, तो रो ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो जानी चाहिए। अब कैसे बताओगे, ठीक है ना। तो अब सुनो आगे की कहानी। सॉलिड एंड लिक्विड हैड हायर मास डेंसिटी, आ गया ना, देखो रो ज्यादा होता है देन गैसेस, बट करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन बोथ द मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज मच हायर। तो ये कहता है रो का जो ये बोला जाए रो जो है वो इसका ज्यादा तो होता है, तो इतना डोमिनेटिंग नहीं होता, ठीक है ना। डोमिनेटिंग होता है इसमें बल्क मॉडुलस का ज्यादा होना, यानी इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होने से बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपैरिजन टू रो।
तो कंपेयर करते वक्त रो इतना मैटर नहीं करता जितना बल्क मॉडुलस मैटर करता है। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। तो जवाब क्या है, सॉलिड और लिक्विड में क्यों स्पीड ज्यादा है, इर्रिस्पेक्टिव की उनका रो ज्यादा है, तो रो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बल्क मॉडुलस का इंक्रीमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू गैसेस, इसलिए बल्क मॉडुलस ही मेन क्राइटेरिया होता है स्पीड को डिसाइड करने का, किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी। क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे, ये था मजेदार कंसेप्चुअल। अब बात बल्क मॉडुलस की चल रही है, पूरी थ्योरी है, देखो लास्ट मोमेंट पे आप सारी थ्योरी फटाफट फटाफट से 1 सवा घंटे के अंदर रिवाइज कर जाओगे, आप खुद से लगे रहते तो इतना ढूंढ भी नहीं पाते। अब बल्क मॉडुलस की ही बात चल रही है, तो यहां पर आता है स्पीड ऑफ साउंड के दो फॉर्मूले, न्यूटन फॉर्मूला और लाप्लेस करेक्शन। न्यूटन भाई साहब ने क्या बताया कि साउंड का जो प्रोपगेशन होगा वो आइसोथर्मल होगा, यानी पीवी बराबर कांस्टेंट होगा। तो एक्चुअली में जो भी चीज बहुत तेज प्रोपगेट करती है, बहुत तेज चलती है, उसका प्रोपगेशन एडियाबेटिक होता है रादर देन आइसोथर्मल। तो लाप्लेस ने बताया कि यार ये जो है आइसोथर्मल नहीं होगा, न्यूटन जो था वो बेवकूफ बना रहा है, एक्चुअली में जो प्रोपगेशन होगा वो एडियाबेटिक होगा, ठीक है ना। तो पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां से हम क्या करते हैं, बल्क मॉडुलस निकालते हैं। तो न्यूटन के फॉर्मूले को यूज करते हुए, यानी पीवी बराबर कांस्टेंट को यूज करते हुए जो बल्क मॉडुलस निकलता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, जिसकी वैल्यू प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होती है। गलत है ये, ठीक है ना। और लाप्लेस करेक्शन को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस निकालते हैं जिसकी वैल्यू गामा बी के बराबर होती है। तो आई थिंक मैं देखूं, हाँ, तो ये न्यूटन के हिसाब से स्पीड चल रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, बट गलत है पर सवाल पूछ लेते हैं। कहते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बताओ, ठीक है ना, बता देंगे। तो दोनों इक्वल हैं, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस वर्सेस प्रेशर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्लोप 45 हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी का बताओ, इनवर्स में चलता है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। तो आप बी की जगह 1/k डाल दो, तो के वर्सेस पी का ग्राफ इनवर्स में आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। अब लाप्लेस करेक्शन देखो, इसके हिसाब से साउंड का प्रोपगेशन एडियाबेटिक था तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होना चाहिए। इस हिसाब से एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस आ जाता है गामा पी के बराबर, यानी बी वर्सेस पी का स्लोप गामा के बराबर होगा। गामा एडियाबेटिस कांस्टेंट होता है, मोनो डाई और ट्राई के हिसाब से चलते हैं। जितना एटोमिसिटी ज्यादा होगी, मोनो का कितना होता है गामा, ठीक है ना, तो ये गामा की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, सीपी बाय सीवी से लिखते हैं। तो मोनो का हो गया, फिर डाई का हो गया, फिर ट्राई का हो गया। तो जितना जिस हिसाब से गामा होगा, सबसे ज्यादा गामा किसका होता है, मोनोएटॉमिक का, फिर किसका होता है, डायटोमिक का, फिर लास्ट में कौन आ जाता है, ट्राई। जितनी एटोमिसिटी बढ़ती जाएगी गामा उतना कम होता चला जाएगा। तो बी वर्सेस पी अगर हम ग्राफ बनाए, कौन सा भी, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस वर्सेस प्रेशर का अगर हम ग्राफ बनाए, तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, और मैंने 3 ये स्ट्रेट लाइंस बना दी, ठीक है ना। एक मोनो के लिए, एक डाई के लिए, एक ट्राई के लिए, जिसका गामा सबसे ज्यादा उसका स्लोप सबसे ज्यादा। तो ये हो गया मोनो, ये हो गया डाई, ये हो गया ट्राई, सही है। तो मेरे ख्याल से अब बी वर्सेस पी के ग्राफ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो एडियाबेटिक का है चाहे वो आइसोथर्मल का है, ध्यान से सुनते हुए लगाना है, ठीक है ना। आइसोथर्मल के लिए अगर हम लगाएंगे तो आइसोथर्मल वर्सेस प्रेशर, तो चाहे मोनो हो, चाहे डाई हो, चाहे ट्राई हो, सब में एक बराबर चलेगा, एक ही लाइन खींची जाएगी, ठीक है ना, और उसका स्लोप 45 होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो, ये भी कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है कि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे कैसे डिपेंड करती है, और प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है। तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला आ गया वो हो गया अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। तो हमें यहां से पता चला रूट टी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो ये तो इजिली हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। प्रेशर के बारे में बात ये चलती है कि अगर हम प्रेशर को, ठीक है ना, तो अगर हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहां एक खास बात है, ये कहता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर चेंज कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी भी चेंज कर जाएगी उसी तरीके से। तो पी बाय रो जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रेशर, लैंग्वेज पूरी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ प्रेशर एज डेंसिटी आल्सो चेंजेस, देयरफॉर पी बाय रो रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट रहेगा। सारे थ्योरी पॉइंट्स है। तो वेव में बहुत सारा थ्योरी है, इसलिए बहुत सारा थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होगा, मॉइस्चर बढ़ने से डेंसिटी जो हो जाती है वो कम हो जाती है। अब डेंसिटी कम हो जाएगी तो इनवर्स में आ रही है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। इसलिए बोला जाता है ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम है और मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड से कनेक्टेड होते हैं। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इंटेंसिटी और साउंड लेवल के कंसेप्ट पर। अब देखो इंटेंसिटी जो होती है, ये हम लोग वैसे भी वाईडीएसई में तो देख ही चुके हैं, पावर पर यूनिट एरिया।
तो आप इसको देखोगे तो हम तीन तरीके की इंटेंसिटी की बात करेंगे, पॉइंट सोर्स के लिए, लीनियर सोर्स के लिए, ठीक है ना, और एक हो गया प्लेनर सोर्स। प्लेनर ये मैंने उसमें बताया भी था आपको, अपना जो मास्टर शीट है उसके अंदर इंटरफेरेंस की मैंने ये क्वेश्चन भी दिया था, वेव फ्रंट से एसोसिएटेड था। तो पॉइंट सोर्स की जो इंटेंसिटी रहती है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाते हैं। इंटेंसिटी होगी पावर पर यूनिट एरिया, तो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाती है। इसी तरह अगर कोई लीनियर सोर्स हो तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स रहते थे, ठीक है ना, और इसकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाती है। प्लेनर वेव फ्रंट्स होते थे तो उनकी इंटेंसिटी कांस्टेंट होती थी। पूरा मैच द कॉलम इस पे मैंने आपको दिया था ताकि ये बेसिक आपका रिवाइज हो जाए। अब इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला वेव मोशन के अंदर होता है। वैसे तो इस पे कोई सवाल एज सच नहीं पूछा गया, बट प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर पूछा जा सकता है। तो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, ये एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, ए हो गया एम्पलीट्यूड, रो हो गया डेंसिटी, वी हो गया स्पीड, ठीक है ना। तो सिंपल सा रिलेशन है। अब यहाँ जनरली एम्पलीट्यूड वगैरह चेंज कराएं तो आप जानते हो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है, उस हिसाब से हम वाईडीएसई के प्रॉब्लम कर लेते हैं। इंटरफेरेंस के यहाँ भी आएंगे प्रॉब्लम। अच्छा, फिलहाल अगर हम साउंड लेवल की बात करें तो साउंड लेवल डेसिबल में मेजर किया जाता है, और उसको मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है 10 log I बाय आई नॉट। आई नॉट स्टैंडर्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है और इसकी रिजल्ट होती है 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो मेन सवाल जो रहते हैं वो साउंड लेवल पर नहीं रहते, वो चेंज इन साउंड लेवल पर रहते हैं। तो मान लो पहले इंटेंसिटी I1 थी, साउंड लेवल बीटा 1 था, फिर इंटेंसिटी हमने चेंज करके I2 कर दी, अब साउंड लेवल बीटा 2 हो गया। तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज कॉल्ड चेंज इन साउंड लेवल। तो इसका जो रिजल्ट आता है बहुत सिंपल सा, बीटा 1 पे I1 ले लो, बीटा 2 पे I2 ले लो, बीटा 2 माइनस बीटा 1 करोगे, रिजल्ट आ जाएगा 10 log I2 बाय I1, ठीक है ना। ये I नॉट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस पे मैंने आपका न्यूमेरिकल रखा है, दिखाता हूं। तो प्रॉब्लम आपका ये रहा, ये कह रहा है फॉर अ साउंड सोर्स ऑफ इंटेंसिटी आई वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो हमें पहली इंटेंसिटी दे रखी है आई वॉट पर मीटर स्क्वायर। वो बहुत सिंपल होता है, साउंड लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इजिली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आप इससे इजिली कर सकते हो। तो I1 हो गया आई वॉट पर मीटर स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साउंड लेवल इज बीटा नॉट, बी नॉट। तो बीटा 1 की वैल्यू हमें दे रखी है बी नॉट। आगे बोल रहे हैं द इंटेंसिटी इज इंक्रीज टू 4i, या दो लैंग्वेजेस होती हैं, बाय, ठीक है ना, और टू। टू का मतलब हो गया हमने अब नई इंटेंसिटी 4i कर दी, बाय 4i का मतलब क्या हुआ, पुरानी इंटेंसिटी में हमने इतना और ऐड ऑन कर दिया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड भी प्रॉब्लम इसमें रह सकते हैं। तो I2 का जो वैल्यू दे रखा है वो हमें दे रखा है 4i। तो अब ये जानना चाह रहा है बीटा 2 यानी नया साउंड लेवल कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, उड़ा के रख देते हैं। तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 का फॉर्मूला हो गया 10 log I2 बाय I1 की बेस 10, ठीक है ना। ये बेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेस 10 रहता है ये। अब I2 की वैल्यू हमें दे रखी है 4i, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 10 log ये हमारे पास आ गया 4i बाई आई, वो कट पिट जाएगा, 4 बचेगा। अब log 4 की वैल्यू बेहतर है log 2 स्क्वायर लिख लो, तो ये हो जाएगा 2 सामने आ जाएगा, तो 20 log 2। वैसे मेडिकल के बच्चों को जनरली log 4 log 5 ये इस तरीके से log 10 तक की वैल्यू तो सारी याद रहती है, नहीं याद है तो ऐसे भी कर सकते हो। log 2 की वैल्यू 0.3 ले लेते हैं, इतना इनफ है। तो ये 0.3 लेते ही ये हमारे पास आ जाएगा 6 डेसिबल। तो नया साउंड लेवल बीटा 2 जो हो गया, बीटा 1 को आप इधर जम करा के लाओ, ये हो गया बी नॉट प्लस 6 डेसिबल, ठीक है ना। तो अब जैसे इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होती, मान लो पुराना साउंड लेवल हमें दे देता 3 डेसिबल, तो नया हो जाता 3 प्लस 6 यानी 9 डेसिबल। तो इस तरीके से करते हुए हम लोग प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली खत्म कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं, यहां जो I2 है वो 2 के मल्टीपल में, तो 2 के मल्टीपल में रहता है, तो साउंड लेवल जो होता है वो 3 के मल्टीपल में चलता है। ये मैंने क्यों बोला, तो log 2 आएगा, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, 10 से मल्टीप्लाई करने पर 3 हो जाएगा। तो जो 2 के मल्टीपल में चलेगा यानी 2 की पावर n होगा, वो n टाइम्स 3 हो जाएगा, यानी 3 के मल्टीपल में साउंड लेवल वेरी करेगा। तो जब जब इंटेंसिटी 2 के मल्टीपल में चेंज होगी तब तक साउंड लेवल 3 के फैक्टर से चेंज करेगा। तो ये भी एक कंसेप्चुअल वर्जन को जनरेट करता है, और इससे न्यूमेरिकल मैंने आपको दिखाई दिया। सिमिलरली अगर साउंड लेवल 10 के मल्टीपल में चले, ठीक है ना, तो अगर 10 के मल्टीपल में चलेगा, जैसे मान लो पहले साउंड लेवल नहीं सॉरी इंटेंसिटी अगर 10 के मल्टीपल में चले, जैसे दैट ये इंटेंसिटी 10i हो जाती, तो log 10 आ जाता। तो साउंड लेवल 10 के फैक्टर से चेंज करता, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती 1, मान लो ये 100 होता, ठीक है ना। अब ये बन जाता 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाता 20, 10 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो 10 के मल्टीपल में चेंज करती, तो इंटेंसिटी 10 के मल्टीपल में चेंज करेगा तो साउंड लेवल भी 10 के मल्टीपल में, इंटेंसिटी 2 के मल्टीपल में चेंज करेगी, साउंड लेवल 3 के फैक्टर से। ये दो पॉइंट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं जिन पे डायरेक्ट प्रॉब्लम रह जाते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको इसका करा दिया। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट वही वाईडीएसी का एक्सपेरिमेंट है, इंटरफेरेंस की बेसिक प्रॉपर्टी। तो इंटरफेरेंस तब एग्जिस्ट करता है जब दोनों सोर्सेस कोहेरेंट हो, ठीक है ना, यानी फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो ना, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। अब मान लो हम दो वेव को एक जगह पर ले जाते हैं, अब हम इसका फेज डिफरेंस निकालते हैं जो कि ऑब्वियसली पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, फिर हम मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस बनाते हैं। तो ये सेम फॉर्मूले हैं एज इट इज वाईडीएसी के। अब मैं इनको दोबारा रीड आउट नहीं कर रहा, आप इनको अच्छे से जानते हो क्योंकि हम पहले वेव ऑप्टिक्स कवर कर चुके हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है तो फेजर डायग्राम से निकालेंगे। वंस वी हैव ऑब्टेन्ड एम्पलीट्यूड तो स्क्वायर करके हम इंटेंसिटी निकाल, इस पे मैंने फेजर डायग्राम पे सवाल रखा है। अच्छा, अब मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन वही सिंपल है, डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई होगी तो मैक्सिमा बनेगा, डेल्टा एक्सएन लैम्डा होगा तो मैक्सिमा बनेगा। तो क्योंकि हम ये सारा एस्पेक्ट बहुत डिटेल में देख चुके हैं इसलिए मैं दोबारा से इंटरफेरेंस वाला नहीं ले रहा टॉपिक, ठीक है ना। हाँ, इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं हम लोग दो न्यूमेरिकल जरूर देखने जा रहे हैं जो कि हमारे इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। ये थोड़े से आपको फेजर डायग्राम में और परफेक्ट कर देंगे। ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग। हाँ, ये देखो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये जनरली मैंने इसलिए रखा है क्योंकि स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, इस तरीके का प्रॉब्लम हमेशा फंसे पड़े रहते हैं। क्यों फंसते हैं उसका रीजन मैथ नहीं है ना, बायो के पास मैथ नहीं है, जिनके पास है वो तो हंस हंस के कर लेते हैं, बाकी जो नहीं है वो फंस जाते हैं। तो इससे बाहर निकलने का तरीका मैं आपको दे रहा हूं। तो ऐसे करके आपको एक इक्वेशन दे रखी होती है, ये कहता है बताओ कितने वेव के सुपरपोजिशन से ये बनी है। तो इसका देखो मैथ तो करनी नहीं, लास्ट मोमेंट में मैं कहूं नहीं मैथ की वो इक्वेशंस लंबी लंबी याद करो फिर इसको सॉल्व करो, तो पागल ही हूं मैं फिर, ठीक है ना। तो बेहतर है सिंपल एक लाइन का तरीका। तो अगर आपको नंबर ऑफ सुपरपोजिशंस निकालने हैं कितने हुए किसी भी इक्वेशन में, तो तरीका है कि जो साइन और कॉस है उनकी पावर को ऐड कर दो, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। तो यहां cos की पावर 2 है, साइन की पावर 1 है, तो नंबर ऑफ सुपरपोजिशन जो मिलेंगे दोनों पावर को ऐड कर दो, यानी 3 वेव के सुपरपोजिशन से इस तरीके की इक्वेशन जनरेट होगी। सपोज करो ये 2 होता ये 3 होता तो हम बोलते 5 वेव के सुपरपोजिशन से इक्वेशन जनरेट होगी। अब आप इसमें मौज कर सकते हो, आपको मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ सुपरपोजिशंस इसके अंदर आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, पावर के एडिशन से आप लिख सकते हो, आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। डायरेक्ट नोट्स में अपडेट भी कर लेना। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये हमारे पास एक एम्पलीट्यूड्स के साथ इक्वेशन दे रखी है। तो ये कहता है रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बताओ कितना होगा। फेजर डायग्राम का बहुत मस्त एप्लीकेशन है इसके अंदर, इसलिए मैंने सवाल को रखा है ताकि आप फेजर वापस से चलते चलते इसको देखते जाओ। फिर इसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में देखेंगे। तो यहां पर अगर हम इसको देखें तो जनरली पहले बेसिक्स याद दिलाऊं, इधर साइन फंक्शन, इधर कॉस फंक्शन, इधर माइनस साइन, इधर माइनस कॉस। तो ये हमारी 4 एक्सिस फिक्स्ड रहती हैं, कब कहां कौन सा फंक्शन। प्लस में जाएंगे तो एंगल इधर से चलेगा, माइनस में जाएंगे तो एंगल जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो माइनस जो होगा वो क्लॉकवाइज, प्लस जो होगा वो एंटी क्लॉक। अब इन फेजर्स को रिप्रेजेंट करना आता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है। जैसे ये पहली इक्वेशन देख रहे हो, तो पहली इक्वेशन है 2a साइन, अब ये जो kx माइनस ओमेगा टी है इसको मैं लिख लेता हूं थीटा प्लस पाई बाय 3, सही है। तो ये हो गया बहुत ही सिंपल टू द पॉइंट, थीटा प्लस पाई बाय 3। तो साइन थीटा इधर आया, प्लस पाई बाय 3 का मतलब इधर से 60 डिग्री, तो समवेयर इधर की तरफ ये 2a का एम्पलीट्यूड होगा एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये इसका फेजर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हुआ। नेक्स्ट आप देखो इसी तरह √3a कॉस थीटा माइनस पाई बाय 3। तो y2 है हमारे पास, लिख दे रहा हूं मैं, वैसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस थीटा माइनस पाई बाय 3। अब देखो ये cos थीटा से पाई बाय 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। cos थीटा फंक्शन इधर की तरफ आता है, अब इधर से पाई बाय 3 क्लॉकवाइज यानी 60 डिग्री क्लॉकवाइज इधर की तरफ आ गया। तो यहां पर जाकर के दूसरा एम्पलीट्यूड होगा √3a, इधर से 60 डिग्री लिखूं गिच पिच बनेगी, ये एंगल लिख लूं तो फायदा रहेगा मेरे को, बात तो एक ही सी है। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो दूसरी वेव का भी रिप्रेजेंटेशन हमने फेजर डायग्राम में कर दिया। तीसरा देखो ये कह रहा है 2√3a कॉस थीटा प्लस पाई बाय 3। तो y3 इधर लिख रहा हूं, ये है 2√3a कॉस थीटा प्लस पाई बाय 3, ठीक है ना। अब प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, कॉस है तो y एक्सिस आ गई, इधर से 60 डिग्री इधर की तरफ। तो थर्ड एम्पलीट्यूड अपने पास इधर डायरेक्शन में आ जाएगा 2√3 का, और यहां से ये 60 डिग्री पर आ जाएगा। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है कंपोनेंट करके। अब काम हमारे लिए आसान है, मेन डिफिकल्ट होता है इनको रिप्रेजेंट करना। अब अगर मैं इनके कंपोनेंट करूं, डायरेक्ट कर लेते हैं, तो इसका इधर cos 30 कंपोनेंट आ जाएगा, √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये फैक्टर बन जाएगा 3a/2, इतना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो √3a का इधर कंपोनेंट करेंगे तो आ जाएगा √3a sin 30, मतलब √3a/2। अब इसी तरह इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, इधर cos 60, इधर sin 60। cos 60 करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा a, sin 60 करेंगे तो इधर साइड पर हमारे पास आ जाएगा √3a। इन दोनों के कंपोनेंट खत्म। इसका इधर cos 60 यानी हाफ से मल्टीप्लाई, तो इधर बचा √3a। सिमिलरली इधर sin 60 तो √3/2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारे पास 3a। तो ये बन गया 5a/2, ठीक है ना। और इधर साइड हो गया 3a, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, ऑब्वियसली a/2 बचा, तो मेरे पास इधर साइड पर आ गया a/2। और y एक्सिस पर अगर हम चेक करेंगे तो 2√3a, 2 2 4 और 1 5, 5√3a/2। अब a/2 कॉमन ले लो, ये इनका नेट एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, नेट एम्पलीट्यूड हो गया। तो नेट एम्पलीट्यूड की वैल्यू a/2 हमने कॉमन ले लिया, रूट अंडर में 5√3 का स्क्वायर 75 हो गया ये, ठीक है ना। 75 और 1 76, तो 76 आ गया। 76 को हम लिख सकते हैं 19 इंटू 4 करके, तो 2 तो बाहर आ जाएगा जो कि इससे कट जाएगा, तो a√19 इज द नेट एम्पलीट्यूड। इस हिसाब से अगर हम देखें तो राइट आंसर हो गया हमारा सी वाला। तो रिजल्टेंट, सुपरपोजिशन, सारी चीज अब आपकी बढ़िया से रिवाइज हो गई अलोंग विद फेजर। चलते हैं आगे। अब आता है बीट्स का कंपोनेंट। तो देखो इंटरफेरेंस में क्या होता है, अलग अलग जगह पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम होती है। बीट्स में क्या होता है, टाइम पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम होती है, अलग अलग टाइम पर आवाज ज्यादा और कम सुनाई देती है, इसको बोलते हैं बीट्स। जनरली वो कान बज रहे हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग वक्त पर कभी हमें तेज आवाज सुनाई देगी, कभी कम तेज सुनाई देगी, तो बीट्स इसको हम बोलते हैं। अच्छा, ये जो मैक्सिमा या मिनिमा के बीच का डिफरेंस होता है वह हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। यहां दो मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस, यानी 2 बार आवाज कम मैक्सिमम हुई या 2 बार आवाज कम मिनिमम हुई, उसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और उसके इनवर्स को हम बीट टाइम बोलते हैं। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, अब आप ये पूरी इक्वेशन देख रहे हो, मैंने टाइम के फंक्शन में ले रखी है, फेज डिफरेंस निकाल रखा है, तो ये जो डिफरेंस निकल रहा है ω2 माइनस ω1 का, इसको हम बोलते हैं एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको 2πf डाला और बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाला, विच इज f2 माइनस f1 का मॉड। मॉड इसलिए लगाई क्योंकि हमें नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा। बीट फ्रीक्वेंसी का इनवर्स करें तो बीट टाइम है। इसका मतलब कि इन टाइम पर आवाज बार बार या तो मैक्सिमम हो रही है या मिनिमम हो रही है। लास्ट मोमेंट पे ये समराइज्ड वैल्यू बड़ी काम आती है रादर देन पूरी की पूरी डिटेल्ड थ्योरी, ठीक है ना। तो किस किस टाइम पर आवाज मैक्सिमम हो रही है, 1/f2 माइनस f1, 2/f2 माइनस f1 एंड अप टू सो ऑन। तो कोई अगर पूछे कब कब मैक्सिमम हो रही है तो आप इस तरीके से टाइम में बता सकते हो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके प्रॉब्लम के सेक्शन पर। प्रॉब्लम में क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम होते हैं, इनमें घटने और बढ़ने वाला चक्कर बड़ा खराब होता है। लोग इसमें हमेशा पजल्ड रहते हैं। हमेशा मैंने इनका सॉल्यूशन आपको दिया है, ठीक है ना, केटीएस लेक्चर नोट में भी दिया था, अभी फिर से बता रहा हूं। अब जैसे ये सवाल आप देख रहे हो, करने का तरीका सुनो। इसमें मैंने एक एनसीईआरटी का भी रखा है ताकि आपके दोनों वर्जन्स कवर हो जाए। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकेंड बाय 2 ट्यूनिंग फोर्क, ये रनिंग नहीं ट्यूनिंग फोर्क है, व्हेन साउंडेड टुगेदर इज 4। तो 2 ट्यूनिंग फोर्क को एक साथ साउंड किया जा रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी 4 मिल रही है। इसका मतलब हर 1/4 सेकंड पर आवाज मैक्सिमम हो रही है। समझ गए, इस तरीके से हम आंसर करते हैं। आगे बोल रहा है वन ऑफ देम हैज अ फ्रीक्वेंसी 250, यानी किसी एक की फ्रीक्वेंसी हमें पता होती है, दूसरे की निकालनी होती है। तो तरीका ये होता है कि जो भी आपको दे रखा है, जैसे इसकी बीट फ्रीक्वेंसी हमें 4 दे रखी है, तो दोनों का डिफरेंस हम पहले 4 लिख लेंगे। तो आइदर 250 माइनस f इक्वल्स टू 4 या फिर f माइनस 250 इक्वल्स टू 4। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को नहीं पता कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है कौन सी छोटी है, यही हमें पता लगाना होता है और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकाल के देनी होती है। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट चलते हैं। एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट के समरी से या कंक्लूजन से ये हमें पता चलता है फ्रीक्वेंसी बढ़ी या घटी, ठीक है ना। तो मैं दिखाता हूं कैसे। तो आगे देखना, ये कह रहा है एंड इफ इट इज वैक्स्ड, पूरा पढ़ता हूं, वन ऑफ देम हैज अ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, ठीक है ना, एंड इफ इट इज वैक्स नंबर ऑफ बीट बिकम 6। तो हमें ये पता चल रहा है कि वैक्स लोड करने से जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 6 आ रही है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आपने एक ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर, कौन सी वाली, 250 वाली, क्योंकि बोल रहा है वन ऑफ देम हैज फ्रीक्वेंसी 250 एंड इफ इट इज वैक्स, यानी इसी के ऊपर हमने वैक्स गिराया। बहुत ध्यान से समझना होता है इस एक्सपेरिमेंट में किस पे हमने वैक्स गिराया या किसकी फ्रीक्वेंसी हमने रिड्यूस करी। तो कंसेप्ट ये है, तो ऑन लोडिंग विद वैक्स, ठीक है ना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोई रट्टे मारने की इसमें जरूरत नहीं होती। तो ऑन लोडिंग विद वैक्स
आपने वैक्स गिराया, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा 2.√m/k के हिसाब से, तो मास इंक्रीजेस, ठीक है ना, टाइम पीरियड इंक्रीजेस, और मुद्दे पे आओ, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो कुल मिलाकर के ऑन लोडिंग विद वैक्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। लोग रट्टे मारते रहते हैं, सिंपल प्रोसीजर है, ऐसे कर सकते हो। दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है फाइलिंग करना, घिसना, घिसने से मास कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इतना एस्पेक्ट है। तो अब आपने किसके ऊपर वैक्स लोड किया, 250 के ऊपर, सर्कल में डाला। इसके ऊपर जब आपने वैक्स लोड किया, ठीक है ना, अब आपके सामने दो फॉर्मूले, तो ये 250 की जो फ्रीक्वेंसी है ये कम होगी, सिमिलरली ये 250 की फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब ये कम होगी तो ये डिफरेंस भी कम होगा। इस तरीके से करके हम बीट तक पहुंचते हैं, यानी बीट कम होना चाहिए अगर ये फॉर्मूला है, और ये कम होगी तो बीट का वैल्यू बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या। तो आगे बोल रहा है इफ इट इज वैक्स नंबर ऑफ बीट बिकम 6, यानी अब बीट 6 हो जा रहे हैं वैक्स गिराने के बाद, इसका मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये फॉर्मूला रहा होगा, ये वाला नहीं होगा। तो इनसे डिसीजन हो जाता है कि कौन सा लेना है फॉर्मूला, कौन सा नहीं लेना। अब हमें अननोन ट्यूनिंग 4 की फ्रीक्वेंसी निकाल के देनी है, तो बड़ा इजी है, इसको इधर लाओ, आंसर हो गया 254। इतना सिंपल सा ये एस्पेक्ट होता है। तो आई थिंक आप इसको अब इजीली हैंडल कर सकते हो। अब मान लो मैंने इसकी फाइलिंग कर दी होती, तो ये इंक्रीज करता, ये इंक्रीज करता तो डिफरेंस डिक्रीज करता, यहां पर ये इंक्रीज करता तो डिफरेंस इंक्रीज करता। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ही कर रही है बीट की, तो हम ये वाला फॉर्मूला ले लेते और एफ का वैल्यू हम दे देते 250 माइनस 4, तो ये आ जाता 246 हर्ट्ज। इस तरीके से करके सवालों को अटेम्प्ट किया जाता है। तो राइट आंसर इसका अब आपके सामने है 254 के हिसाब से। ये वाला लोडिंग विद वैक्स भी आ गया, फाइलिंग भी आ गया। अब एनसीईआरटी वाला देखो, तो एनसीईआरटी वाला प्रॉब्लम ये कह रहा है, दो सितार दे रखे हैं, दो टू सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्लेइंग द नोट आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून, मतलब ये आपस में बीट्स दे रहे हैं, कान बज रहे हैं, ठीक है ना, एंड प्रोड्यूसेस बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। तो ए और बी स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून है और इनका डिफरेंस 5 के बराबर है। पहले तो एक पता होना चाहिए, तो पहले वो देखो कौन दे रखा है। आगे पढ़ते जाओ, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज स्लाइट, ये अभी हमारे काम का ही नहीं, जब तक हमें किसी एक की फ्रीक्वेंसी पता ही नहीं होगी तब तक दूसरा वाला तो काम का नहीं। आगे पढ़ते जाओ, फाउंड टू बी इतना, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, बी की तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब देखो लास्ट में आके चिल्लाया कि ए की फ्रीक्वेंसी 427 है। स्टूडेंट बेचारा शुरू में ही घूमे चले जा रहा, घूमे चले जा रहा, घूमे चले जा रहा है। तो मुद्दा ये एक की फ्रीक्वेंसी तो पता लगाओ, तभी तो दूसरा अननोन बाहर आएगा। तो अब हम तुरंत इक्वेशन लिखेंगे, तो ए और बी, तो 427 माइनस एफ बी इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज, ठीक है ना। तुरंत दोनों इक्वेशन चिपकाओ, और एफ बी माइनस 427 इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज। अब हमने ये इक्वेशन लिख ली। अब ये कुछ ना कुछ एफ बी पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट करेगा। देखिए क्या कहता है, ये कहता है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी इज इंक्रीज्ड, तो टेंशन बढ़ाई गई, ठीक है ना। अब टेंशन बढ़ाई गई है, सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट। टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होती है। टेंशन के अभी आगे चल के आप देख ही लोगे, ठीक है ना। एन वी बाय 2L होता है, वी की जगह हम रूट टी बाय म्यू डालते हैं। तो कुल मिला के फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होती है। तो टेंशन बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, पहले से कोने में लिख लेते हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग टेंशन, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऑन लोडिंग वैक्स करो, फाइलिंग करो, या कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है जिसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑन इंक्रीजिंग टेंशन, तो ऑन इंक्रीजिंग टेंशन फ्रीक्वेंसी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आ जाओ अब एक्सपेरिमेंट पे। तो कुल मिला के एफ बी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो डिफरेंस कम होना चाहिए, ये बढ़ रहा है तो ये डिफरेंस भी बढ़ना चाहिए। अब हम देखें बढ़ा या घटा। ऑन इंक्रीजिंग द टेंशन स्लाइटली द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू डिक्रीज टू 3, यानी बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, कम इसमें हो रही है, यानी ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला रहा। और फट से एफ बी का वैल्यू हमारे पास आ गया, ये माइनस ये 422 हर्ट्ज। कितना आसान है, सही है। और लोग इसमें लगे पड़े रहते हैं, लगे पड़े रहते हैं, उनको समझ नहीं आता बीट्स का सवाल कैसे करना है। तो बहुत स्मार्ट तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, इसको आप फॉलो करो, आपसे बीट के सवाल गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो डॉपलर। डॉपलर में भी अपने पास ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। डॉपलर के अंदर मैंने क्या कर रखा है, कई बार पहले बताया, फिर से बता रहा हूं, थ्योरी वही सेम, थ्योरी थोड़ा ना बदलेगी, तो बरसों से चली आ रही है वो। तो ना मैं चेंज करूंगा डॉपलर से, ना आप कर सकते हो, ना कोई और टीचर कर सकता हो, तो वही का वही है। हाँ सवाल बदल सकते हैं, तो मैंने बदला, मजेदार रखा है। तो सबसे पहले सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन कर लो। ये कहता है जब भी इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, ये ध्यान रखना, पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होता, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देती है वो या तो ज्यादा होती है या कम होती है, ठीक है ना। वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का जो मेरा ब्रह्मास्त्र है वो ये है, ठीक है ना।
एफ वी माइनस वीओ बाय वी माइनस वी एस। इसमें वीओ और वी एस की वैल्यू विद प्रॉपर साइन हमें डालनी पड़ती है। साइन लगाने का तरीका और वैल्यू डालने का तरीका ये कि सबसे पहले सोर्स ऑब्जर्वर वाली लाइन को ज्वाइन करो, और जो वीओ वीएस होने चाहिए इस लाइन के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर वालों का अपरेंट फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो चीज सोर्स से ऑब्जर्वर, इसमें राइट लेफ्ट नहीं चलता, सोर्स से ऑब्जर्वर, तो जो भी चीज सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ डायरेक्टेड है उसका साइन पॉजिटिव, अपोजिट वाले का ऑब्जर्वर से सोर्स का नेगेटिव। तो अब इसमें डिसीजन ले लिया, ये चीज इधर की तरफ है इसका साइन पॉजिटिव, ये चीज भी इधर की तरफ है इसका साइन पॉजिटिव, एज इट इज पॉजिटिव के साथ डाल ली। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया एफ वी माइनस वीओ कॉस बीटा वी माइनस वी एस कॉस अल्फा, दैट्स इट। अब जैसी भी अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी यहां से आ जाएगी। वी हो गया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जनरली 340 होता है बट क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली गिवन होता है, जैसा गिवन हो वैसा लेते हुए चलना है। तो ये हो गया आपका अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका। अब डॉपलर इफेक्ट लाइट का भी है, ठीक है ना। लाइट के डॉपलर इफेक्ट में दो आते हैं, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। अब इसके अंदर क्या होता है यहां पर देखो, लाइट सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, इसमें सोर्स ही, अब भाई हम धरती पे बैठ के ही तो देख रहे हैं, गैलेक्सी पास आ रही है दूर जा रही है, हमें धरती पे धरती थोड़ा ना जलती हुई दिखाई देगी यार, तो रिलेटिवली रेस्ट पर रहेगी। तो यहाँ खाली जो होता है गैलेक्सी वगैरह पास आना या दूर जाना होता है, बहुत सिंपल है। अब देखो पास आने पर, ऐसे सिंपल याद रख लो, पास आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, दैट्स इट, गेम खत्म। और ये जो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीमेंट है, ठीक है ना, इस फ्रीक्वेंसी के इंक्रीमेंट की वैल्यू भी फिक्स रहती है, वी बाई सी के बराबर रहती है, ये भी गेम ओवर। और वेवलेंथ जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और इस डिक्रीज इन वेवलेंथ की वैल्यू भी हमारी वी बाई सी के बराबर रहती है, ये यहाँ पर बड़ी मजेदार बात है, 1 माइनस वी बाई सी, ठीक है ना। अच्छा, डिक्रीज इन वेवलेंथ जैसा मैंने बोला तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो चेंज इन वेवलेंथ निकालने के लिए डेल्टा लैम्डा लेना पड़ेगा। तो वापस से बोल रहा हूं, अगर गैलेक्सी अप्रोच करेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी। अब वेवलेंथ कम कहां की तरफ आती है, ब्लू की तरफ आती है, इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, सही है। तो देख लो, अब इसी तरीके से अगर ये जो गैलेक्सी है या लाइट सोर्स है रिसीड कर रहा है, दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ का बढ़ना रेड की तरफ शिफ्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो ये दो तरीके की शिफ्ट चलती हैं, ब्लू शिफ्ट कम वेवलेंथ और रेड शिफ्ट ज्यादा वेवलेंथ। तो जब भी ये शिफ्ट के टर्म में बात करें तुरंत वेवलेंथ पे आ जाओ, वेवलेंथ से उल्टा मार के फ्रीक्वेंसी आ जाओ, फ्रीक्वेंसी घटना बढ़ने से हमें पता चलेगा सेपरेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये सिंपल होता है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का कंसेप्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं इस पे बेस्ड जोरदार प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या क्या करा दिया था, सब कुछ तो आपको करा ही दिया इसके अंदर, कि वो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, दीवार की तरफ आए तो क्या होता है, सारे लेक्चर नोट्स के अंदर है, वो आप रिवाइज करोगे तो बढ़िया हो जाएगा। कुछ नया था वो ये था, यहां ये दोनों ही सोर्स है, आज तक हम एक ही सोर्स लेते हुए चल रहे थे, यहां दोनों ही सोर्स बना दिए। ये कहता है दो पर्सन ए और बी है, ईच कैरिंग अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 596 एंड 600। तो इसका जो सोर्स है 596 का है और इसका जो सोर्स है वो 600 का है, मतलब ये अपने अपने हाथ में साउंड के सोर्स लेकर के एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देने जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये भाई साहब चल रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से, और ये जो है ये रेस्ट पर है, ठीक है। अब ये कहता है द स्पीड ऑफ साउंड इज 300, देखो उसने दे दिया और बिल्कुल ही अलग ही दिया, ठीक है ना। 340 भी नहीं दिया, 300 दिया, ताकि कैलकुलेशन उसके हिसाब से चले, तो अपने हिसाब से मत करना, नहीं हमने तो 340 ही पढ़ा था, हम तो वही वैल्यू डालेंगे, तो जैसी दे रखी है वैसी वैल्यू रखनी है। तो ये कह रहा है बीट हर्ड बाय ए इज 0 एंड बी इज, दोनों में ही कहानी खराब है, ए को भी सुनाई देगी बी की आवाज, बी को भी चेंज होती है सुनाई देगी ए की आवाज, दोनों में ही पूरी की पूरी महाभारत करनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ए जो है वो यहां पर सोर्स का काम कर रहा है और बी जो है वो ऑब्जर्वर है, सही है। यानी हम इसमें पता करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय बी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय बी, ठीक है। तो ए को हमने सोर्स बना दिया, बी को हमने ऑब्जर्वर बना दिया, और सोर्स जो है इधर की तरफ चल रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी में जो फॉर्मूला आता है एफ डैश बराबर एफ, एफ जो होता है जो रियल फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स की होती है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो है यानी ए की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है विच इज 596 हर्ट्ज, 596 है ना, हाँ। तो हमें ये पता करना है इसको क्या सुनाई, अब देखो पास आ रहा है, ज्यादा ही सुनाई देगी 5, अब कितनी वो देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन, पहले तो कंपोनेंट लाइन के अलोंग है, साइन इधर की तरफ पॉजिटिव है तो वीएस का साइन पॉजिटिव जाएगा। तो तुरंत हमने अपरेंट फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय बी लिखी, एफ डैश बी विच इज इक्वल्स टू एफ वी माइनस ऊपर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, सोर्स इधर की तरफ आ रहा है तो इधर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एफ बी डैश का वैल्यू आ गया 596,
300 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 2 करेंगे 298 आ जाएगा। अब यहां कैलकुलेशन देखो कितनी आसान हो गई, ये 2 से कटा, ये आ गया 600। अब इस बात का मतलब क्या निकला कि बी को जो इसकी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो 600 सुनाई देगी। अब बीट के लिए तो दो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो एक तो भी खुद की फ्रीक्वेंसी सुनेगा, वो थोड़ा ना अपने में फ्रीक्वेंसी आएगी तो कान बंद कर लेगा, तो एक तो ये 600 सुनेगा ही सुनेगा, और दूसरी इससे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो भी 600 सुनेगा, यानी बी की दोनों सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए नो बीट्स आर हर्ड बाय बी। ठीक है ना, तो बीट फ्रीक्वेंसी एफ बीट ऑफ बी ये हो जाएगी 0। ठीक है ना, तो इसमें हमने बी को ऑब्जर्वर बनाया, ए को हमने सोर्स बनाया। उल्टा ए जो है वो ऑब्जर्वर है, बी जो है वो सोर्स है। तो देखो एक तीर से चार निशाने लग गए, बीट्स भी आ गया, अपरेंट फ्रीक्वेंसी भी आ गया, सारी चीजें आप सीख गई। ये मजेदार खेलता है इस सवाल का। तो ये सोर्स है, सॉरी ये ऑब्जर्वर है, और ये जो बी है ये सोर्स है। अब वीओ की वैल्यू 2 होगी, ठीक है ना, और सोर्स जो हो गया वो रेस्ट पर हो गया। तो एफ ए डैश, अब ए को जो बी की अपरेंट फ्रीक्वेंसी, बी की जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, बी से आने वाली आवाज की जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो पहले बी की फ्रीक्वेंसी 600 डाली, V माइनस ऊपर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अब चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये S से O लाइन हो गई, इधर पॉजिटिव हो गया इधर नेगेटिव हो गया, तो इसका साइन नेगेटिव आएगा जो कि माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, नीचे 0। तो रिजल्ट आ गया 600 इंटू 300 प्लस 2, तो 302 डिवाइडेड बाय 300। देखो कैलकुलेशन फिर आसान है, ये कटा, आंसर आ गया 604। तो अब जो एफ ए डैश यानी ए को जो बी की फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो 604 हर्ट्ज की सुनाई दे रही है, और खुद की जो सुनाई दे रही है वो 596 की सुनाई दे रही है। दोनों में अंतर है, वही बीट है, यानी ए को तो बीट सुनाई देगी। तो एफ बीट एज हर्ड बाय ए इज इक्वल्स टू 604 माइनस 596, 596 है ना, हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे पास आ गया 8 हर्ट्ज। तो ए को जो बीट सुनाई दे रही है वो 8 हर्ट्ज की है, जबकि बी को जो बीट सुनाई दे रही है वो 0 हर्ट्ज की। इतना शानदार प्रॉब्लम रखा था। तो राइट आंसर आप इसका देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीट हर्ड पर सेकंड बाय ए इज 8 एंड बी इज 0। ये देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी हर्ड बाय ए इज 600, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी हर्ड बाय ए इज नॉट 600, 604 गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एज हर्ड बाय बी इज 604, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि आंसर 600 है। ये कह रहा है बीट्स हर्ड बाय ए इज 0, ये उल्टा लिख गया इसलिए ये गलत हो गया। तो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बता दी, अब इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये हमारा स्टैंडिंग वेव का काम शुरू हो गया। इसमें भी एक जोरदार सवाल है आपके लिए, मजेदार, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है ना, सुपरपोजिशन का। देखो यहां पर हमारे दो रिफ्लेक्शन है, सबसे पहले हार्ड रिफ्लेक्शन और सॉफ्ट रिफ्लेक्शन। फटाफट से इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जो हार्ड रिफ्लेक्शन होता है उसमें फेस चेंज हो जाता है पाई से, ठीक है ना, ट्रांसमिटेड वेव के फेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉफ्ट रिफ्लेक्शन होता है यानी रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड में कोई फेस चेंज नहीं होता और ये एज इट इज रहता है। जब फ्री एंड वाले सुपरपोज करते हैं या ऐसा बोला जाए सेम फेज वाले सुपरपोज करते हैं तो मैक्सिमम बनता है, उल्टे वाले करते हैं तो मिनिमम बनता है। ये सिंपल सी कहानी होती है। अब यहां पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सवाल आपने पहले भी मेरे से देखा होगा पर ये नया है, ठीक है ना। अब इसमें नया क्या है, आप सवाल पढ़ो आपको पता चल जाएगा, धुएं निकल जाएंगे इस सवाल में। कह रहा है टू आइडेंटिकल पल्सेस मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम यूनिफॉर्म स्पीड on a stretched string, the width and the kinetic energy of each pulse is L and K. At the instant they completely overlap. The kinetic energy of the string where they overlap is. अभी तक तो मैंने क्या पूछा था, या IIT में भी जो आया था वही तो रिपीट किया था, और क्या ही था, ये बार बार वही रिपीट हो रहा था कि ये सुपरपोज कर जाएंगे, अपोजिट फेज वाले हैं, तब तो पता ही है। तो सारी की सारी एनर्जी कौन से फॉर्म में होगी, तो पूरी स्ट्रिंग जो होगी वो फ्लैट हो जाएगी, सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना। शेप की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो सारी स्ट्रिंग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में आ जाएगी। ये आज तक पूछा गया था, अब मैंने पूछा कितनी आएगी, ठीक है ना। अब ये सवाल बन गया धुआंधार, आपको ये तो यार ये तो मतलब गलत ही बात है। आज तक ये तो पता था काइनेटिक एनर्जी आएगी, पर ये भी पूछ डाला कितनी आएगी। तो सुनो अब इसका जवाब देता हूं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ नहीं, इनको ओवरलैप कराने जा रहे हैं, और जैसे ही ओवरलैप कराएंगे फट से आपके पास आंसर आ जाएगा और आपकी बुद्धि जो होगी वो बड़ी हंसी चलनी भी शुरू हो जाएगी। ये इधर जा रही है वेव, ये इधर जा रही है। अब इसका जो फ्रंट हाफ है, ठीक है ना, इसके पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, दो भी पार्टिकल आगे की तरफ होते हैं ऊपर जा रहे हैं, और ये पीछे जो है पार्टिकल नीचे सेटल होते जा रहे हैं, सही है। यानी इनकी वेलोसिटी ऊपर है, इनकी वेलोसिटी नीचे है। आ जाओ, ये इधर जा रही है तो इनकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, ठीक है, और इनकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी।
ये वेलोसिटी है। ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड जो है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड दोनों कट गए अपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी को चेक करो, ये दोनों सुपरपोज करे, वेलोसिटी ऐड हो गई। एम्पलीट्यूड कट गया, वेलोसिटी ऐड हो गई। दोनों सुपरपोज करे, वेलोसिटी ऐड हो गई। सुपरपोज करे, वेलोसिटी ऐड हो गई। यानी इनके सुपरपोजिशन से हर हिस्से की वेलोसिटी ऐड होती जा रही है। अब इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है, तो आफ्टर सुपरपोजिशन नेट वेलोसिटी ऐड अप होकर के हो गई 2v। आपको गजब कर दिया सर ये तो, ठीक है ना। तो नेट वेलोसिटी हो गई कितनी, 2v के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो पहले थी k हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ठीक है ना। अब स्पीड कितनी हो गई 2v, तो नई काइनेटिक एनर्जी जो हो गई वो हो गई v स्क्वायर का प्रोपोर्शनल, यानी 4v स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स k। तो इनके सुपरपोजिशन से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स k हो जाती है। अब आपके पास ये भी नॉलेज है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका हमारे सामने आ गया ये वाला, है ना, मजेदार था। अब इन डेप्थ नॉलेज हो गई, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो स्टेशनरी वेव, बेसिक थ्योरी है। स्टेशनरी वेव पे न्यूमेरिकल है, मिल जाएंगे आपको। स्टेशनरी वेव तब बोलते हैं जब दो वेव, एक इंसिडेंट हो और एक रिफ्लेक्टेड हो, वो सुपरपोज करे। तो इनके सुपरपोज करने से कई जगह पर नोड, कई जगह पर एंटी नोड बनते हैं। मैंने पूरी थ्योरी लिखी हुई है जो लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़नी चाहिए। नोड और एंटी नोड बनते हैं। नोड जो होते हैं वो एनर्जी के डिस्टर्बेंस को फिक्स कर लेते हैं, वो आगे नहीं जाने देते, इसलिए इसको रुकी हुई वेव बोला जाता है, स्टैंडिंग वेव बोला जाता है। सुपरपोजिशन कराने पर इनकी इक्वेशन या तो 2a cos kx या 2a sin kx, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, आगे अभी बता दूंगा। तो या तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड 2a cos kx लिखते हैं या 2a sin kx लिखते हैं, ठीक है ना। यानी एम्पलीट्यूड पोजीशन के साथ साथ वेरी करता है, ठीक है। एंटी नोड पर मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड 2a के बराबर होगा, मैक्सिमम होगा। नोड पर एम्पलीट्यूड परमानेंट 0 बना रहता है या a1 a2 बना रहता है। तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। अब कहां कहां नोड बनते हैं, कहां कहां एंटी नोड बनते हैं, तो हम कुछ नहीं, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड को 0 डालेंगे तो नोड मिल जाएगा, और बराबर हम +-1 डालेंगे तो एंटी नोड। तो हर दो नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है। सिमिलरली हर दो एंटी नोड के बीच की दूरी भी λ/2 होती है। नोड से एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है। सारी बेसिक थ्योरी चल रही है, ठीक है ना, सब यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब आप इस पे बेस्ड ये सवाल देखो जिसमें रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड का बड़ा जोरदार एप्लीकेशन है। यहां पर हमें दे रखी है, देखो, इक्वेशन 4 sin kx cos ओमेगा टी, ठीक है ना। इस तरीके की हमें इक्वेशन दे रखी है। ये कहता है x एंड y आर इन सेंटीमीटर 3 सेकंड, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड की इक्वेशन लिखी जो कि हमें दे रखी है बाय डिफॉल्ट, वो दे रखी है 4 sin, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 2a, यानी 4 sin पाई x/12, दिस इज द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। अब कोई बोले इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो साफ तो चमक रही है, 4 के बराबर है, तो ये जवाब दे सकते हो आप इसके अंदर। अब कोई कहे इसके अंदर मेरे को लैम्डा बताओ कितना है, ओमेगा बताओ कितना है, तो इसमें रोने धोने की जरूरत नहीं है। ये के वाला पार्ट है, ये ओमेगा वाला पार्ट है। एक से लैम्डा उड़ा लो, एक से के उड़ा लो, एक से लैम्डा उड़ा लो, एक से टी निकाल लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। वेव स्पीड पूछे तो अपना λ/t करके आंसर दे, छोटी मोटी चीजों में अटकना नहीं है। अब हम इसमें जानना चाहते हैं एम्पलीट्यूड एट x = 2, पुट कर दिया, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आ गया 4 sin पाई × 2/12, तो रिजल्ट बना π/6, sin 30 डिग्री 1/2 होता है। तो उस जगह का एम्पलीट्यूड आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि y सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड एट x = 2 सेंटीमीटर इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, कोइंसिडेंस है। तो राइट आंसर इसका आ गया हमारा सी वाला। अब नेक्स्ट जो मैं बोल रहा था ना, कब कॉस लेते हैं कब साइन लेते हैं, वो यहां पता चलेगा। अब ये डायग्राम है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड का। जब एंड्स फिक्स्ड होते हैं, ठीक है ना, तो इक्वेशन चलती है 2a sin kx, x = 0 डालने पर वहां पर एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, नोड बनना चाहिए, ये इसकी हिडन बात है। और जब फ्री एंड होता है तो इक्वेशन चलती है cos kx वाली। तो कभी भी रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकालना है, मान लो पाइप में निकालना है, इसको बोलते हैं ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप है, फट से हमने एम्पलीट्यूड को 2a cos kx लिखा, कहता भाई l/4 पर बता दो, तो x की जगह आपने l/4 डाला, वहां से एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल करके दे दी। तो ये तरीका होता है रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड पाइप में निकालने का। तो साइन और कॉस ये सुन करके लगाना है, फिक्स्ड एंड है तो साइन, फ्री एंड है तो कॉस, इस तरीके से चलना है। अब ये हमारे बेसिक फॉर्मूले। अब इसको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड और ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है ना, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम चलता है, nv/2l, ठीक है ना, nv/2l, जहां v हो गया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग जिसका फॉर्मूला √T/μ है, और यहां v हो गया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कॉलम जिसका फॉर्मूला हो गया γ/RT/m, √γ/RT/m लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना।
अच्छा, दूसरी बात, यहां पर ओवरटोन और हार्मोनिक होते हैं। अब जो हार्मोनिक होते हैं वो तो सीधे सीधे इसके कोफिशिएंट के बराबर होते हैं, यानी एन के। ओवरटोन होती है एन माइनस वन। इनसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फैच, जैसे कोई बोले थर्ड ओवरटोन है, हमारा टास्क है एन की वैल्यू निकालना। हमने सुना ओवरटोन, तो हमने एन माइनस वन को 3 के बराबर डाला, एन की वैल्यू पकड़ी, 4 आ गई। अब वो कह रहा है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, फॉर्मूला चिपकाया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा। दूसरी चीज, जो L का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वो होता है N लैम्डा बाई 2। तो अगेन N डोमिनेंट ये इक्वेशन है, N आया तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, सवाल है, ठीक है ना। सिमिलरली इसके अंदर भी सेम सिचुएशन चल रही है। दूसरा आता है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड या फिर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। दोनों में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम है, एल का फॉर्मूला सेम है, 2n माइनस वन वी बाय 4l, 2n माइनस वन लैम्डा बाय 4। यहां हार्मोनिक 2n माइनस वन के बराबर होते हैं और ओवरटोन का सेम फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में समझना है हार्मोनिक दे रखे हैं या ओवरटोन दे रखे हैं। अगर हार्मोनिक दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं, तो एन के ही बराबर हो गए। थर्ड हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी बताओ, तो यार क्या करोगे, थर्ड हार्मोनिक यानी एन की वैल्यू सीधे 3 के बराबर है। इसमें बोलता है 11th हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी बताओ, तो 2n माइनस वन की वैल्यू 11 है, ठीक है ना। हाँ, तो आप सीधे भी पुट कर सकते हो 2n माइनस वन की जगह 11, बट अगर n निकालना हो तो ऑब्वियसली सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। वन इधर लाए 12 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 करा 6 हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 6, 6 माइनस वन यानी फिफ्थ ओवरटोन। ऐसे करके ढूंढे जाते हैं रिजल्ट्स इसमें, ठीक है ना। अच्छा, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v बाय 12, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v बाय 4l। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जिनको फॉर्मूलों को याद रख करके, तो ये जब आप रिवाइज करो तो जरूर देख लेना कि इसमें किस चीज के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना, हमेशा हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये ऑर्गन पाइप का सवाल है। जब भी ऑर्गन पाइप सुनो तो पहले सुन लो कौन सा ऑर्गन पाइप है, एक तरफ बंद है या दोनों तरफ बंद नहीं होता, फिर आवाज, फिर उसमें फूंक कहां से मारेंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ बंद नहीं होता, एक साइड बंद होगा या दोनों तरफ खुला होगा, तो पढ़ना पड़ेगा। तो एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ एल, तो हमने एक ऑर्गन पाइप ले लिया एल लेंथ का। आगे बढ़ते हैं, ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट अदर, तो एक जगह पर बंद है यानी सीओपी हो गया, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। The wavelength of the 3 lowest resonating frequency that can be produced by this pipe are, resonating frequency की corresponding wavelength हमें निकालनी है। तो देखो L और लैम्डा का फॉर्मूला होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में 2n माइनस वन लैम्डा बाय 4। तो हमें लैम्डा बाय 4, तो जो लैम्डा चाहिए वो हो गई 4l बाय 2n माइनस वन। तो कौन कौन सी वेवलेंथ इसमें रेजोनेंस प्रोड्यूस करेंगी, तो जो जो इसके अंदर आएंगी, तो 2n माइनस वन ऑड नंबर है, पुट करते जाओ, वो वेवलेंथ इसमें रेजोनेंस का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगी। तो जो लिस्ट ऑफ वेवलेंथ हमारे पास आ रही है, 3, लैम्डा 2 और लैम्डा 3, ये मिल रही है। पहला ऑड नंबर 1 आ गया तो 4l, दूसरा आ गया 4l बाई 3, तीसरा आ गया 4l बाय 5। तो ये 3 वेवलेंथ्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग, शुरू की 3 वेवलेंथ्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग हमें इसमें रेजोनेंस मिलेगी। तो राइट आंसर आप इससे ढूंढ सकते हो, बहुत ही सिंपल होता है, फॉर्मूला बेस्ड, डी वाला हो गया। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट कह रहा है, हाँ अब ये अच्छा सवाल है, ये कह रहा है सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप। तो एक ओपन ऑर्गन पाइप है ए, इसकी सेकंड ओवरटोन, कुछ भी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, जो दे रखा है उसको सोचो। सेकंड ओवरटोन, अपना टास्क है एन निकालना। ओवरटोन n माइनस वन होती है, 2 डाला, n की वैल्यू आ गई 3। अब ओपन दोनों तरफ से ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। तुरंत हमने इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा, nv बाय 2l, n अपने पास है ही, ठीक है ना, कितना 3 पुट कर दिया, 3v बाय 2l। ऐसे करके काम करना होता है। आप वहां साए वाए हो जाते हो, आपने सुना केस के अंदर सेकंड ओवरटोन है, अब आप सोचो सेकंड ओवरटोन है, ऐसा करेंगे वैसा नहीं भाई, ओवरटोन है, ओवरटोन की रिजल्ट डालो, एन निकालो, फ्रीक्वेंसी पकड़ लो, बस काम खत्म। अगर एल पूछा जाए, एल का फॉर्मूला एन लैम्डा बाय 2 होता है, एन हम निकाल चुके हैं, तो मेन एन डोमिनेटिंग है, एन आ गया, आप कुछ भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी चाहिए फ्रीक्वेंसी लिखो, लेंथ चाहिए लेंथ लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, and a closed pipe have the same frequencies at a given temperature। तो कह रहे हैं इनकी A की और B की। अब B कौन सा है, B है क्लोज, क्लोज यानी एक तरफ ढक्कन बंद कर देना, पता चले दोनों तरफ बंद करके चले आए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ये कह रहा है इसकी सेकंड ओवरटोन, तो भाई ओवरटोन तो इसमें भी n माइनस वन होती है सेकंड, n का वैल्यू हमें 3 मिल गया, पर इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2n माइनस वन v बाय 4l होता है। अब हम n डालेंगे, 3 2 जा 6 माइनस वन यानी इसका 5v बाय 4l मिलेगा। समझ आ गया, ऐसे करके काम चलता है। लेंथ ऑफ बी मिलेगी 5 लैम्डा बाय 4, ऐसे काम चलता है। कहता है दोनों की ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये रेजोनेंस में यानी इक्वल है, बराबर कर दो, रेजोनेंस में, यही बोल रहा है, एक बार पढ़ दू।
हाँ, बोथ आर इन रेजोनेंस। कह रहा है रेशियो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज टू बी, तो कहता है फंडामेंटल ए और बी की रेशियो बता दो अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज रेजोनेंस में सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन बिल्कुल सेकंड ओवरटोन वाली। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो 3v/12 इक्वल्स टू 5v/4l। अब ये नहीं v/4l और v/12 उड़ा करके चले आए और नया आपने मैथमेटिक्स बना 3 बराबर 5 प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है ना। आज तो हम महान हो गए, ठीक है ना, आर्यभट्ट हो गए हमने। 3 और 5 वो 0 भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये है, ये v और 12 अलग है, ये v और 4l अलग है। ये है हमारा किसके अंदर, इसके अंदर, ये है हमारा इस चीज के अंदर। तो ये कह रहा है दोनों की फंडा, ये थोड़ा ना बोला कि लेंथ भी दोनों की बराबर है, कब बोल दिया लेंथ, तो हमने लिख लिया ऐसे ही सिंबॉलिकली, पर बराबर तो नहीं है, दोनों की फंडामेंटल का रेशियो। तो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट ए, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट बी, इनका रेशियो आ गया 5/3। ऐसे करके आंसर ढूंढा हमने, राइट आंसर हमारे सामने, राइट आंसर हो गया बी वाला। समझ गए। तो जो वो साइंटिस्ट बन रहे थे उड़ा दो 3 बराबर 5 कर दो, नया रिजल्ट मिलेगा, हमें नोबेल प्राइज मिलेगा, मैथ में मिलता भी नहीं, ठीक है ना। तो काम आपका खराब हो गया। तो ध्यान से सीखो कि इस तरीके से करके आपको सवाल में फंडामेंटल का रेशियो निकालना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी पे बेस्ड होता है रेजोनेंस कॉलम। रेजोनेंस कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इसकी हेल्प से क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड निकाला जाता है। तरीका, हम एक ट्यूनिंग फोर्क ये लेकर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, हमें ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पता है, तो ये झुंझुना ऊपर लेकर के इसमें खड़े हो गए। अब क्या किया हमने, पाइप में पानी के लेवल को धीरे धीरे कम करना शुरू किया। इसमें से पहली रेजोनेंस, पहली आवाज आनी शुरू होगी, ठीक है ना, वो आवाज आती है L1 की लेंथ पर। अब फिर पानी को कम किया, नेक्स्ट रेजोनेंस मिलती है L2 की लेंथ पर, इसी तरह अप टू सो ऑन। तो सुनते जाओ। तो ये सीओपी का काम कर रहा है। पहली जो लेंथ मिलेगी वो λ/4 होगी, अगली 3 λ/4, अगली 5 λ/4। तो यहां पर क्या हुआ, अच्छा एक और चीज है, यहां पर जो आप देख रहे हो कि ये जो नोड मिल रहा है वो थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है। ये डेंसिटी के वेरिएशन की वजह से है कि डेंसिटी अंदर बाहर अलग अलग हो रखी है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो रहा है ना, तो डेंसिटी अलग अलग होती है। इस वजह से जो नोड मिलता है बिल्कुल ऊपर नहीं मिलता, थोड़ा सा आगे जाकर के मिलता है। जितना आगे मिलता है इसको एंड करेक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट लेंथ होगी L1 प्लस ई λ/4, L2 प्लस ई 3 λ/4 एंड अप टू सो ऑन। अब यहां दो बातें, एक तो ये एंड करेक्शन पूछा जाता है, तो सिंप्लीफाई किया हमने इससे और एंड करेक्शन की ये वैल्यू निकाल दी। जरा चेक करो, L2 माइनस 3L1/2। अब आपको कैसे पता चलेगा एंड करेक्शन है या नहीं। देखो एंड करेक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 0 ही तो हो सकती है, वो तब होगी जब L2 3L1 के बराबर होगा। तो जहां देख लो लेंथ 3 के मल्टीपल में चल रही है, L2 की वैल्यू 3L1 के बराबर, 3 के मल्टीपल नहीं, L2 की वैल्यू 3L1 के बराबर है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई एंड करेक्शन नहीं है। मतलब मान लो पहली रेजोनेंस मिली 30 पर, अगली मिल गई हमें 60 पर, देयर इज नो एंड करेक्शन। समझ गए आप मेरी बात। अब अगर इन दोनों में लेंथ में L2 और 3L1 में डिफरेंस है, वही डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 इज एंड करेक्शन, ऐसे करके पता चलता है। तो एंड करेक्शन तो सीधे सीधे पूछा जाता है। अब खैर हम एम पर आते हैं, हमारा एम है स्पीड ऑफ साउंड निकालना। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन में से ई की वैल्यू डाली और लैम्डा का वैल्यू उठा लिया। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, ठीक है ना, वेवलेंथ मिल गई ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1। तो ये रिस्पेक्टिव है कि इसमें एंड करेक्शन है या नहीं है तो अच्छी बात, नहीं है तो बाढ़ में जाए, ठीक है ना। तो लैम्डा हमने उठा लिया ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1। नाउ वंस वी हैव ऑब्टेन्ड लैम्डा, अब स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला हम जानते हैं, v बराबर एफ लैम्डा। लैम्डा हम निकाल चुके ट्वाइस L2 माइनस L1, फ्रीक्वेंसी हम जानते थे, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास स्पीड आ गई। ये एक्सपेरिमेंट का यूज होता है। सवाल देखो, तो हर चीज पर आपका कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम तो जरूर है जिससे आप सबको सीख पाओ। ये कह रहा है रेजोनेंस ट्यूब इज रेजोनेटेड विद ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256। तो फ्रीक्वेंसी खुद ही चिल्ला चिल्ला के दे रहा है 256 हर्ट्ज, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ द लेंथ ऑफ द रेजोनेटिंग एयर कॉलम आर 32 एंड 100, पहले डिसाइड करो एंड करेक्शन है या नहीं। तो 3L1 करा तो कितना हो गया, 96 हो गया। तो L2 की वैल्यू 3L1 के बराबर नहीं है, डिफरेंस है तो एंड करेक्शन होगा। तो ये कह रहा है एंड करेक्शन विल बी, सीधे खुद ही पूछ रहा है L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाय 2। तो L2 हो गया 100 माइनस ये हो गया 96 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर ऊपर जाकर के प्रेशर का नोड बनेगा। ये हुआ एंड करेक्शन का वैल्यू, ठीक है ना। अब इसने तो खाली यही पूछा था, अब ऐसे कैसे मजा आएगा, हम तो यहाँ स्पीड भी पूछेंगे। तो हम लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1। तो ट्वाइस ऑफ 100 माइनस 32 ये आ रहा है अपना सेंटीमीटर में। तो ये रिजल्ट आ रहा है ट्वाइस ऑफ, ये आ गया 8 और इधर बचा मेरे पास 9 में से 3 गया 68 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 0.68 मीटर इंटू 2, सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 और 13, यानी 1.36 मीटर इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। अब हमने लैम्डा भी निकाल लिया। अब वो कहता है स्पीड ऑफ साउंड भी बता। सारी चीजें देखो सीक्वेंस में चल रही है, एंड करेक्शन निकला, लैम्डा निकला, अब स्पीड ऑफ साउंड। तो v इक्वल्स टू हमने लगाया एफ लैम्डा,
एफ हमें पता था 256 इंटू 1.36, तो इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा, ठीक है ना, तकरीबन 348 मीटर पर सेकंड के आसपास ये आपके पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा। खैर इसमें सिर्फ और सिर्फ ई पूछा था, मैंने ई के साथ आपको लैम्डा भी बता दिया, स्पीड ऑफ साउंड भी बता दिया, हो गई सारी चीजें रिवाइज, ए टू जेड हर चीज हमने इसमें रिवाइज कर ली। अब आपका काम है, ठीक है ना, अब आपका काम है कि आप केटीएस के लेक्चर नोट को वापस से गो थ्रू करोगे और इससे प्रॉब्लम जरूर लगाओगे, मास्टर शीट करोगे, और साथ साथ में आप जो टेस्ट सीरीज के एसएचएम वेव के एक साथ प्रॉब्लम है उनको जरूर अटेम्प्ट कर लेना, ताकि एसएचएम वेव से जो 2 या 3 प्रॉब्लम आपके बनते हैं, 3 तो मान के चलो, 3 प्रॉब्लम जो बनते हैं वो आप 100% करके आओ। थैंक यू सो मच।